नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन कक्षा 7 की इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो कि आपका पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के पहले पार्ट का एक वीडियो अपना हो चुका है, जो कि अपने लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी क्लास 7 इतिहास के अंदर दिया हुआ है। तो आप लक्स क्लासेस बालोतरा यूट्यूब चैनल पर जाइए, फिर वीडियो के पास में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको ढूंढनी है प्लेलिस्ट क्लास 7 इतिहास की, और उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको क्रमानुसार वीडियो मिलेंगे। तो आपको पहले वो क्रमानुसार वाले वीडियो देखने हैं और वहीं से आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलो आज शुरुआत करते हैं आपके दूसरे अध्याय की। चलो ठीक है, कल अपन ने लास्ट शिलालेख के यहाँ पे एंड किया था, अब इससे आगे आज की जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि कागज का मूल्य क्या है। यहाँ पे 2 प्रसंग दिए हुए, यानी 2 बातें दी हुई है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे देखेंगे। तो चलो हाँ जी, ओके। वॉइस वगैरह आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, ओके। हाँ ठीक है। तो 2 प्रसंग दिए हुए हैं, इनमें पहला प्रसंग देखते हैं। 2 प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। ठीक है, 13वीं सदी के अंदर एक आदमी था, विद्वान था, उसको एक पुस्तक की प्रतिलिपि यानी एक पुस्तक के पेज की जरूरत पड़ी, और उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिससे उससे जरूरत नहीं थी, और उसको उसके कागज को सुखा कर इस्तेमाल कर लिया गया। तो पहले जो क्या होता था, पांडुलिपि होती थी। क्या होती थी? पांडुलिपि। क्या होती थी? पांडुलिपि होती थी, जो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है ना, पांडुलिपि होती थी जो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, आगे देखो। एक सदी बाद अगर आप बाजार में से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट देता है। तो कागज अब अधिक महंगा था और अब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो 13वीं सदी में या 14वीं शताब्दी के अंदर कागज की जो स्थिति थी वो बहुत ही भयंकर महंगी होती थी। देखो, 13वीं सदी और 14वीं सदी की बात करें तो वहाँ पर कागज पहले मतलब पांडुलिपि होती थी, और आपने पढ़ा होगा कि पांडुलिपि जो है वो भुरुज नामक पेड़ से बनती है। ये चीज़ आपने 6 क्लास के इतिहास के अंदर देखा कि जो भुरुज नामक है, जो वहाँ से पांडुलिपि आप जो हस्तलिपि होती थी, वो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है ना, तो इन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता था, और ये उस जमाने में बहुत महंगी हुआ करती थी, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से मिलता था, और पेड़ के पत्तों को काट करके इसके ऊपर लिखा जाता था। तो उस ज़माने में कागज़ की वैल्यू ज़्यादा होती थी, और चीज़ें लिखने के लिए कागज़ की जो मूल्यता थी वो बहुत अधिक थी। आगे देखो, इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमानों पर उपलब्ध होने लगा। अब वर्तमान में कागज़ है वो बिल्कुल सस्ता हो गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा मंदिरों में संग्रहित किया जाता था। अब ये जो जितनी भी पांडुलिपियां होती थी, यानी धनी व्यक्ति क्या करते थे, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियों को एकत्रित करते थे, और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब देखो, ये जो पांडुलिपियां जो होती थी, इनको सुरक्षित रखने के लिए जो चीज़ बनी होती थी वो होती थी अभिलेखागार। ठीक है, और इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक एवं नकल निवास हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। बिल्कुल, आपने कभी आप स्कूल नहीं गए हो लंबे टाइम से, और आपको होमवर्क आपका काफ़ी अधूरा है, तो आप अपने मित्र से जिस तरीके से लेकर के काम करते हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। तो कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, और आप मजबूर होकर अंदाज ही लगा करके कुछ ही चेप देते हो। ठीक है ना, तो वहाँ कुछ मित्र के शब्द लिखे हुए नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके जैसा जैसा बना के कुछ भी लिख देते हो। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आपके लिए आपके लिखे मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे, लेकिन आगे देखो यहाँ पे क्या दिया, अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो। हाँ, ये जो अभिलेखागार है, इसका मतलब क्या होता है? अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज
सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरा और रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभिलेखागार का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज रखे जाते हैं या पांडुलिपियाँ रखी जाती है, उसे अभिलेखागार कहा जाता है। आगे देखो, यहाँ एक चित्र है और इस चित्र का अंदर देखो क्या जानकारी है। एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। लिपि का मतलब लिखने वाला, लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने वाला। लिपि का मतलब क्या होता है? लिखने वाला। किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटी आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। देखो, कोई भी चित्र ऐसा होता है जिसका आकार बहुत छोटा हो, इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था तथा ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है ना? तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि मिनिएचर या लघु चित्र क्या होता है। ऐसा चित्र जिसका आकार बहुत छोटा हो उसे लघु चित्र या फिर मिनिएचर कहा जाता है। ठीक है? तो इस पेज के अंदर ज़्यादा इतना समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। अभिलेखागार आपको समझ में आ गया, पांडुलिपि मैं समझ चुका। और लिपि का मतलब होता है लिखने वाला, और मिनिएचर का मतलब होता है ऐसा छोटा जिसका ऐसा ऐसा चित्र जिसका बहुत ही आकार जो है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है? आगे देखो, अब ये यहाँ पे कुछ भाषा लिखी हुई है। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे छोटे फेर बदल करते चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही है और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती होगी। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, देखो 14वीं शताब्दी के अंदर इतिहासकार कौन है? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा ही पड़ा था। ठीक है? तो जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार जिसने अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा था और दूसरा लिखा था 2 वर्ष बाद, यानी लगभग 58 के अंदर लिखा होगा, 57, 58, 59 में लिखा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है? और जो पहले वाला है इसकी कहीं अपने को जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कई संग्रहालयों में यह दबा हुआ पड़ा है। आगे देखो, लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तक लिपि जो बाईं ओर लिखी जाती है, कैसी लिपि? नस्तक लिपि, जो बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारियों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और शिक्षत लिपि, कैसी लिपि? शिक्षत लिपि दाईं ओर, जो कि अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। तो यहाँ पे ऊपर चित्र दिए हुए, एक तो दाईं ओर एक बाईं ओर। तो ये जो लिपियाँ होती है लिखी जाती है। तो लिपियाँ, जैसे अपने हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, तो वो लिपि के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है? आगे देखो, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। दूसरा प्रश्न क्या है? नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। देखो, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के अंदर क्या देखेंगे? तो इसके अंदर अपन क्या चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से नए समूह बनते हैं, किस तरीके से नए राजनीतिक समूह बनते हैं। तो यहाँ अपन इस पार्ट को देखते हैं। चलो, हाँ, तो सबसे पहले नए समाज और राजनीतिक समूह। तो इसके अंदर देखो, हाँ, सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती वाला रखता है। देखो, अब 700 से लेकर 1750, 700 से लेकर 1750 तक की जो डेट है, इसके अंदर जो इतिहासकारों का, जो हजारों वर्षों का जो इतिहासकारों का अध्ययन है, वो आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होता है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खाना पान
भी आया, आलू पक्का, आलू मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनके बारे में कुछ अधिक जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय 5, 6, 7 के अंदर अपन इनके बारे में और जानकारियाँ देखेंगे। ठीक है, आगे देखो। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग आगे के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का, और आपको यहाँ जो चित्र दिख रहा है ये एक प्राचीन रहट का चित्र है। ये जो चित्र दिख रहा है रहट का चित्र है। ठीक है, और रहट किस तरीके से पानी देता है, तो ये वीडियो अपन मैं आगे जब क्लास लूंगा ना तब उसके अंदर आपको एक वीडियो बताऊंगा कि रहट है वो किस तरीके से पानी देता है। ठीक है, आगे देखो। महतो बड़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। अब देखो, ये जितने भी समुदाय थे इन समुदायों के अंदर एक विशेष समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो जो राजपूत शब्द है इसकी उत्पत्ति बनाई जाती है कि भाई राजा का पुत्र। ठीक है, और उस जमाने में जो राजपूत होता था उसके अंदर सभी जो सैनिक है वो भी शामिल होते थे। और कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों में लाभ, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण, अब पर्यावास शब्द का अर्थ देखेंगे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होना पड़ा, अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने में लगे और कृषक बन गए। अब कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बढ़ने जाने। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे तो लोगों में जाति और समाज जैसी स्थितियां आनी शुरू हो गई, ऊंचा और नीचा जैसा दर्जा आने शुरू हो गया। ठीक है, और ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष सदस्य के हाथों में इतनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदले रहते थे। ठीक है, बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में हो सकता था। आपने सदस्य के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी और जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। ठीक है, तो इसमें कोई है नहीं ज़्यादा समझा। अब पर्यावास का अर्थ देखना है कि पर्यावास क्या होता है। तो देखो, पर्यावास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से संबंधित है। ठीक है, अब देखो इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे देखो, क्षेत्र और साम्राज्य। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी जानकारी देखते हैं विशेष से। तब तक मैं ना कॉफ़ी पी लेता हूँ। हाँ, ओके, चलो क्षेत्र और साम्राज्य। अब देखो, तोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 और मुगलक अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। ये अपन अध्यायों के अंदर पढ़ेंगे। सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, क्या नाम है, बलबन।
दिल्ली का सुल्तान कौन है? अब आपके यहाँ थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि सर अचानक से ये दिल्ली का सुल्तान वगैरह क्या आएगा, तो जैसे जैसे आगे डेट मतलब और बढ़ेंगे अपन तो अपने सारी चीज़ें समझ में आएगी। मतलब दिल्ली को मतलब अपने पहला भारत के समूह बड़ो केंद्र हो तो दिल्ली, मतलब ये होता था कि अगर आपने दिल्ली के अंदर आपने अपनी सत्ता स्थापित कर दी तो इसका मतलब है पूरे भारत के ऊपर आपने कंट्रोल स्थापित कर दिया। तो पहले अपना जितना भी मुख्य जो केंद्र होता था वो दिल्ली होता था, ठीक है ना। तो दिल्ली के अंदर सुल्तान का मतलब होता है शासक। सुल्तान का क्या मतलब होता है? सुल्तान का मतलब होता है सुल्तान का मतलब होता है शासक। सुल्तान का मतलब क्या होता है? शासक, राजा, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था। अब इसकी जानकारी अध्याय 2 के अंदर अपना अच्छे से पढ़ेंगे। ये बता रहा है कि दिल्ली को एक शासक हो जगह का नाम है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो को 1266 लेकिन 1287 तक दिल्ली के सुल्तान रहे हो। बिंग के बारे में एक प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति को मतलब कि ऐसा लेख जो प्रशंसा के ऊपर लिखा गया। बिम लिखोड़ा भाई राजा मोटो तो बढ़िया हो, तो एकदम जबरदस्त मस्त काम करता हो भाई साहब के ठाट बाट ही। तो ऐसी चीजें जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है उसको बोलते हैं प्रशस्ति, ठीक है। तो एक प्रशस्ति लिखी हुई, उसके लिए अपने को अध्याय 2 देखना पड़ेगा, तो अपना अध्याय 2 में जाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया था कि ये एक विशाल साम्राज्य का राजा था यानी शासक था जो पूर्व में का बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जो कि पीछे यहाँ मैप के अंदर दिखा हुआ है। तो जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था, और गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र लोग की सेनाएं उसकी आगे। अब देखो मतलब इसका क्षेत्र जो था ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, ठीक है। और यहाँ देखो मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की, देखो एक आदमी के नाम है, मिस्र को के नाम है सिहाबुद्दीन उमरी। इसने एक किताब लिखी, क्या नाम है? मसालिक अल अबसर ही ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले प्रांत। अब ये जहाँ पे जो प्रांत दिए हुए हैं वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। और ये सल्तनत के अंदर आने वाले प्रांत कौन कौन से? तो यहाँ पे नीचे नाम दिया हुआ है कि सविस्तान। अब ये सविस्तान कहाँ पड़ता है? तो जहाँ इसने एक कर रखा है यहाँ पे पड़ता है, ये देखो यहाँ तक। तो ये सारी चीजें दे रखी है। तो ये नाम दोबारा देखना, ये यहाँ मानचित्र 3 करके दिया हुआ है ना कि भाई मिस्र को एक राजा हो जगह नाम है सियाबुद्दीन उमरी, मतलब एक शासक हो जाको किताब वगैरह लिख तो सियाबुद्दीन उमरी बने किताब लिखी। के नाम है किताब को? मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर। थोड़ा मजेदार नाम है, देखो मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो यहाँ ये नीचे करके दिया हुआ, जैसे उच्च, अब 2 नंबर पे उच्च है, तो 2 नंबर कहाँ होता था? उच्च यहाँ पे होता था, यानी अपने पंजाब और राजस्थान के ऊपरी गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर कौन सा है? 3 नंबर है मुल्तान। जैसे कि देखो 3 नंबर यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ पे मुल्तान हुआ करता था। तो इस तरीके से आप अपने मैप के अंदर और अपनी किताब के अंदर देख देख के यहाँ पे देख सकते हो और गोला भर सकते हो, ठीक है। आगे चलो, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियानों के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते हैं? चलो ठीक है। अब देखो भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो, कवि कौन है? अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषाएं, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार समुद्री कर्नाटक जो दक्षिणी कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी जो गुजरात में, महाबरी जो तमिलनाडु में, गोड़ी जो बंगाल में, अवधी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत थी जो कि किसी अवशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, और यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई है, और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई है जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर गहरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए? ठीक है। सन 700 तक क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे,
और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुट गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रही थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगलक जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगलक वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था, उसके क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकार भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से पता चलता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच हजारों वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषता बनी रही थी, और मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी इन पर पड़ा था। ठीक है, आगे लगो। तो इसमें कोई समझाने वाली बात आई नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मली पढ़ना है। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए थे। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तथा देखो, कोई लोग अपनी व्यक्तिगत स्तर पर पूजा करते थे, कोई सामूहिक स्तर पर पूजा करते थे। किसी दैविक तथा दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वे इन आस्थाओं में परिवर्तन होते गए। तो जैसे जैसे सामाजिक संसार बदला, वैसे वैसे आस्था में भी परिवर्तन आया। क्या आपने संस्कृत के ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियां याद है? चलो आगे देखते हैं। आपने 7th क्लास में देखी होगी अगर आपने पढ़ी है तो। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा तथा बड़ी सत्ता आदि। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, और इनके संरक्षक जो ब्राह्मण लोग होते थे, इनके संरक्षक माने जाते थे। किसके? ग्रंथों के संरक्षक माने जाते थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठित की शाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और भी बढ़ने लगा। देखो, संरक्षक का मतलब होता है कोई प्रभावशाली धनी जो किसी कलाकार, देखो संरक्षक का मतलब क्या होता है? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य पद को मदद या सहारा दे, उसे संरक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, और इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। देखो, मुसलमान जो है वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम को इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। अब उलेमा क्या है ये अपन आगे देखेंगे कि उलेमा क्या चीज़ है। उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब, अब देखो शिया, उलेमान, ये इस तरीके से सुन्नी, ये इस तरीके के लोग थे जो मुस्लिम धर्म को प्रचार करते। जैसे अपने हिंदू धर्म में भी लोग हैं कि जैसे कोई सभाएं करते हैं, कोई कुछ भी करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसी प्रकार तो अनुयायियों भी अपने अलग अलग अनुयायी जो थे अपने अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विदसम्मत
नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म को नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। ठीक है, आरंभिक दौर में जो नेतृत्व करते वो खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, इस्लामी इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितने भी धर्म होते हैं उनके एक ऐसा टाइम पीरियड चलता है कि जिसके अंदर हर एक धर्म का व्यक्ति है वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचार करता है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। ठीक है ना। तो मुस्लिम धर्म के कुछ धर्म प्रचारक जो हुआ करते थे वो उलेमा है, सिया है, सुन्नी है, खलीफा है। ठीक है। और भारत में कुछ विशेष बात करें तो हनफी और सफ़ी जैसे सिद्धांत प्रचलित थे। अब है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखो, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। कौन कौन सी 3 युगों में बांटा? जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने 19वीं सदी के अंदर भारत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। तो देखो, यहाँ ये बताया गया कि 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया था कि जो भारत का इतिहास है इसको 3 भागों में बांट दिया। पहला बांटा था हिंदू इतिहास, दूसरा बांटा था मुस्लिम इतिहास और तीसरा बांटा था ब्रिटिश इतिहास। तो मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटी समझा दूं कि भारत में पहले हिंदू राजा शासन करते थे, हिंदुओं के बाद में मुगल आए यानी मुस्लिम लोग आए तो उन्होंने शासन किया, और मुस्लिमों के बाद में सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी आई यानी अंग्रेज लोग भारत में आए। तो अंग्रेज लोग को जो वहाँ से वो आए थे उसे कहा जाता था ब्रिटेन, और इसी का नाम पड़ गया ब्रिटिश शासन। तो अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास था इसको 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विचार पर आधारित था शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। ओके, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत की विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है ना। अपन जो इतिहास पढ़ेंगे मध्यकालीन यानी बीच का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, जैसे मध्यकालीन जो इतिहास है इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं था। फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती थी या की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों
ठीक है। आगे देखेंगे तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि और जब भी संभव हो सके इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से की कोशिश करें। जहां भी संभव हो ये देखें कि क्या बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालें, डालकर देखेंगे तो कि और क्या कुछ बदला या वैसा ही रहा। तो देखो इसने ये बताया कि भारत के अंदर जब इतिहास की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, भारत में जब इतिहास की शुरुआत हुई और शुरुआती दिनों के अंदर जब इतिहास को जानने के प्रयास किए जा रहे थे, तो उस समय के अंदर कई सारे ऐसे उनके सामने प्रश्न थे कि भाई किस तरीके से उनको संयोजित करें ताकि एक अच्छा खासा इतिहास पढ़ा जा सकता है। जो इतिहासकार होते थे उनका मुख्य कार्य यह था कि ऐसी किताबें लिखी जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों को उनकी जानकारी मिलती रहे। तो उन्होंने हर एक क्षेत्र के अंदर देखा है, जैसे प्रशासन के क्षेत्र में देखा है, चाहे उन्होंने समय के क्षेत्र में देखा हो कि भाई समय है तो इसकी भी कोई ना कोई गणना होनी चाहिए, वरना कोई डेट फिक्स नहीं करेंगे या कोई सन फिक्स नहीं करेंगे तो अपन लोग कैसे पढ़े। भाई अपने लोगों को भी पढ़ने के लिए एक सन या डेट फिक्स होना जरूरी था, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, यस, तो इसमें आपको 2-3 चित्र दिखाने हैं कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, हस्तलिपि किसे कहते हैं। ये चित्र बता करके अपन आज के इस अध्याय की विधिवत समापन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको पिक दिखा देता हूँ पहला, ठीक है। तो आपके आगे अभी तो कल्पना करें आप इतिहासकार हैं और इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इसका चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में इसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा, ठीक है। तो आपको एक पांडुलिपि दिखानी है, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन। तो पांडुलिपि ऐसी जो हाथ से लिखी जाती है, जाति मतलब कोई समाज विशेष की जाति होगी, क्षेत्र मतलब क्षेत्र, काल विभाजन का मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग उनको किस तरीके से विभाजित किया जाता है। और उसके बाद में जो आपके अभ्यास प्रश्न है वो करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।